नमस्कार। आज हमारी 15वीं प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन के एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, त्रिगुण। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे जीवन में सुख, दुख और एक अजीब सा मोह या कह सकते हैं जड़ता, ये तीनों भावनाएं एक साथ कैसे मौजूद रहती हैं? क्यों ये दुनिया इतनी विविध, इतनी विरोधाभासी लगती है? सांख्य दर्शन कहता है कि इसका जवाब प्रकृति की एकदम मूल बनावट में ही छिपा है, जिसे हम 3 गुणों के जरिए समझ सकते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम प्रकृति के मूल तत्वों यानी बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करेंगे, फिर गुणों के स्वभाव को जानेंगे। तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से मिलेंगे और देखेंगे कि ये मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इन गुणों से परे जाने का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सांख्य के अनुसार गुण सिर्फ हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट्स नहीं हैं, वो तो प्रकृति के यानी इस पूरे भौतिक और मानसिक जगत के असल में फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सांख्य कारिका का 11वां श्लोक इस पूरे सिद्धांत की नींव रखता है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस तथा चपुमान। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, इस श्लोक का सार ये है कि ये पूरा व्यक्त जगत और उसका जो स्रोत है यानी प्रकृति, ये दोनों ही 3 गुणों से बने हैं। बाईं ओर आप देख सकते हैं, ये प्रकृति अचेतन है, मतलब नॉन कॉन्शियस है और लगातार नई चीजों को जन्म देती रहती है। लेकिन जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो है दाईं ओर का हिस्सा, पुरुष यानी शुद्ध चेतना। ये प्रकृति के एकदम बिल्कुल विपरीत है, गुणों से परे, चेतन, कभी न बदलने वाला और सिर्फ एक साक्षी, एक विटनेस। सांख्य के द्वैतवाद की शुरुआत यहीं से होती है। तो हमने ये समझ लिया कि प्रकृति इन 3 गुणों से बनी है, पर सवाल ये उठता है कि ये गुण हैं क्या? ये काम कैसे करते हैं? इनका स्वभाव क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। कारिका संख्या 12 हमें इसका जवाब देती है। ये श्लोक गुणों के मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक दोनों ही पहलुओं को उजागर करता है। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। इस श्लोक का जो पहला आधा हिस्सा है वो हमें बताता है कि गुणों का स्वभाव ही सुख यानी प्रीति, दुख यानी अप्रीति और मोह या विषाद है। और उनका उद्देश्य है क्रमशः प्रकाश या ज्ञान देना, प्रवृत्ति या क्रियाशीलता पैदा करना और नियम या रुकावट डालना। मतलब हमारे सभी भावनात्मक अनुभव और दुनिया की हर एक गतिविधि इन्हीं 3 शक्तियों की ही देन है। और श्लोक का दूसरा भाग वो तो और भी गहरा है। ये बताता है कि गुण कभी भी अकेले काम नहीं करते, वे हमेशा एक दूसरे के साथ एक डायनामिक रिश्ते में होते हैं। कभी एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, जिसे कहते हैं अन्योन्याभिभव। कभी वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं यानी अन्योन्याश्रय। कभी एक से दूसरे की उत्पत्ति होती है, अन्योन्य जनन। और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जिसे अन्योन्या मिथुन कहते हैं। प्रकृति का पूरा खेल बस इसी आपसी क्रिया पर आधारित है। अब तक हमने गुणों की बात तो की, लेकिन उनके नाम नहीं लिए। तो अब समय है सांख्य कारिका के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक को देखने का, जो इन 3 शक्तियों का परिचय कराता है, सत्व, रजस और तमस। कारिका संख्या 13 इन तीनों को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टमुपष्टंभकम चलम च रज गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तो सत्व गुण ये हल्का है, प्रकाशक है और सुखद है। ये स्पष्टता, ज्ञान और शांति से जुड़ा है। फिर है रजस गुण, ये उत्तेजक और गतिशील है। सारी क्रिया, जुनून और बेचैनी का स्रोत यही है। और आखिर में तमस गुण, जो भारी है और हर चीज को ढकने वाला है। ये जड़ता, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है। हमारे मन की हर अवस्था और दुनिया की हर वस्तु में इन्हीं तीनों का मिश्रण अलग अलग अनुपात में मौजूद होता है। श्लोक के अंत में एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है, प्रदीपवत, यानी एक दीपक की तरह। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। एक दीपक में तेल होता है, बत्ती होती है और लौ होती है।
एल यानी तमस भारी और निष्क्रिय है। बत्ती यानी रजस तेल को लौ तक पहुंचाकर क्रियाशील होती है। और लौ यानी सत्व हल्की और प्रकाशक है। स्वभाव में ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन प्रकाश देने के एक ही साझा उद्देश्य के लिए एक साथ काम करते हैं। यही तो गुणों का रहस्य है कि वे विरोधाभासी होकर भी सृष्टि के प्रयोजन के लिए सहयोग करते हैं। अब देखिए, सांख्य दर्शन में गुण केवल दुनिया का वर्णन करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि वे एक बहुत गहरे दार्शनिक तर्क का आधार भी हैं। इन गुणों को देखकर हम सृष्टि के मूल कारण के स्वभाव का अनुमान लगा सकते हैं। कारिका संख्या 14 इसी तर्क को प्रस्तुत करती है। ये थोड़ी सघन है, तो ध्यान से सुनिएगा। अविवेक्यादि सिद्धस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्याया भावात् कारण गुणात्मकवत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। यहाँ सांख्य के सत्कार्यवाद का सिद्धांत लागू होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही मौजूद होता है। अब चूंकि हम इस दुनिया में, जो कि एक कार्य या इफेक्ट है, सत्व, रजस और तमस के खेल को साफ साफ देखते हैं, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका जो कारण है, यानी अव्यक्त प्रकृति, वो भी इन्हीं 3 गुणों से बनी होगी। इस तरह गुणों का अवलोकन हमें प्रकृति के मूल स्वरूप तक ले जाता है। लेकिन गुणों की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। वे केवल प्रकृति की बनावट ही नहीं, बल्कि उसके सभी परिवर्तनों के चालक यानी ड्राइवर्स भी हैं। कारिका 16 इसे और स्पष्ट करती है। कारणम मस्त्यव्यक्तम प्रवर्तयते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणमतः सलिलवत् प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। इस श्लोक के अनुसार अव्यक्त प्रकृति में जो विकास या परिवर्तन होता है, जिसे परिणाम कहा जाता है, वो 3 गुणों के आपसी मेल और असंतुलन के कारण ही होता है। जब गुण संतुलन में होते हैं तो कोई सृष्टि नहीं होती। जैसे ही उनका संतुलन बिगड़ता है, विकास शुरू हो जाता है। इसकी तुलना पानी से की गई है, जो एक ही तत्व होते हुए भी अलग अलग परिस्थितियों में बर्फ, तरल या भाप का रूप ले लेता है। ठीक इसी तरह एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृति इन गुणों के अलग अलग अनुपातों के कारण अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। गुणों का ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत मनोविज्ञान या सांसारिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। सांख्य इसे पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए लागू करता है। कारिका संख्या 54 हमें एक ब्रह्मांडीय मानचित्र देती है, जो पूरी तरह से गुणों पर ही आधारित है। ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस् तमोविशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तः। ये श्लोक कहता है कि सृष्टि में जो ब्रह्मा से लेकर एक घास के तिनके तक फैली हुई है, एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है। ऊर्ध्व लोकों में यानी उच्चतर आयामों में सत्वगुण की प्रधानता है। मध्य लोक में, जहां हम मनुष्य रहते हैं, वहां रजस गुण प्रधान है। इसीलिए यहाँ इतनी क्रियाशीलता, इतनी बेचैनी और इतना संघर्ष है। और निम्न लोकों या मूल स्तर पर तमस गुण की प्रधानता है। ये दिखाता है कि गुण केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार हैं। तो प्रकृति की संरचना से लेकर ब्रह्मांड के नक्शे तक गुणों की इस पूरी यात्रा के बाद हमने क्या सीखा? चलिए इस विश्लेषण के मुख्य टेकअवेज को एक साथ देखते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो हमने देखा कि गुण ही पूरी प्रकृति का निर्माण करते हैं, हमारे हर मनोवैज्ञानिक अनुभव की व्याख्या करते हैं और सभी परिवर्तनों के पीछे की असली शक्ति हैं। वे ही पूरे ब्रह्मांड को एक संरचना देते हैं। मतलब प्रकृति के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन गुणों से परे हो। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सांख्य दर्शन हमें गुणों की इस जटिल और सर्वव्यापी प्रणाली को समझने के लिए इसलिए कहता है, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि हम यानी पुरुष या शुद्ध चेतना इन गुणों से पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से परे हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है, जबकि पुरुष गुणातीत और अपरिवर्तनशील है। मुक्ति का रास्ता इन दोनों के बीच के भेद को जानने में ही निहित है। तो हम आपको इस अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुख से लेकर दुख तक सब कुछ इन 3 गुणों का ही खेल है, तो फिर वास्तविक स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति कहाँ पाई जा सकती है? सांख्य के अनुसार इसका उत्तर इस खेल को सिर्फ एक साक्षी भाव से देखने में है। इस गहन विषय पर हमारे साथ विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और भविष्य के विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।